हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम कंप्लीट कोर्स ऑन एनसीईआरटी ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्लास 6 का पढ़ रहे हैं, यानी संपूर्ण भूगोल पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम यूनिट 5 पढ़ रहे हैं, जो कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से संबंधित है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, यहाँ मानव यहाँ जीवित रह सकता है। क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से, जैसे कि पता है भाई, रहना है तो भूमि चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए और सांस लेने के लिए हवा चाहिए। और ये तीनों चीज़ें क्या पृथ्वी पर मौजूद होती हैं। इसलिए यहाँ पर कोई भी मानव, किसी जो जीव जंतु है, उसके लिए अनुकूल है यहाँ पर रहना। तो पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो अपन बात करते हैं कौन कौन से घटक है, क्या है। जैसे कि भूमंडल हो गया, स्थलमंडल बोलते हैं इसको, वायुमंडल हो गया और जलमंडल हो जाता है। देखो, भूमंडल क्या होता है, जो पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है जिस पर हम रह रहे होते हैं, जहाँ पर हमारे पशु पक्षी ये सब रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। तो उस वाले भाग को क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। और जो गैस होती हैं, जो हमारे पूरे वातावरण के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए हमको, उसको क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। जिसमें कई प्रकार की गैस होती है, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और आर्गन वगैरह, ऐसे बहुत कई प्रकार की गैस होती हैं। अब तीसरा आता है कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। जैसे अपने पृथ्वी है, इसके 71% भाग पर क्या होता है, जल पाया जाता है। तो बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। तो जलमंडल में की भी अवस्था होती है, जैसे कि जल एक बर्फ के रूप में मिलता है, जल जल के रूप में मिलता है और जल जलवाष्प के रूप में मिलता है, ठीक है। और जब तीनों एक जगह मिल जाते हैं, जैसे कि भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, तो जीवमंडल एक ऐसा सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, उसको जीवमंडल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसे शब्दों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ दिया हुआ है कोट कि ग्रीक भाषा में लिथास का मतलब होता है पत्थर, एटमास का मतलब होता है बाष्प और हुडर का मतलब होता है जल, ठीक है। तो बायोस का अर्थ क्या हो जाता है, जीवन से मतलब हो जाता है। अब आता है भूमंडल। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर 3 मंडल पढ़े हैं, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इन सब के बारे में धीरे धीरे पढ़ते हैं। सबसे पहले भूमंडल को देखते हैं। देखो, अभी देखा कि पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसको भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग को क्या कह रहे हैं, भूमंडल कह रहे हैं। ये भूपर्पटी की जो चट्टान हो जाती हैं, मिट्टी की पतली परतें हो जाती हैं, उनसे मिलकर बना होता है। क्या होता है, भूपर्पटी की जो चट्टान होती हैं, जैसे अभी अपन पृथ्वी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन, ठीक है। भूपर्पटी हो जाती है, एनामेंटल हो जाता है और कोर वाला पोर्शन हो जाता है नीचे वाला। तो उसमें जो भूपर्पटी वाला जो ऊपर सबसे ऊपर का पोर्शन होता है, उनकी चट्टान होगी, मिट्टी की पतली परतें हो जाती, उनसे मिलकर के ये भूमंडल बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह की 2 मुख्य भागों को बांटा जाता है। सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को किसके नाम से, महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांट देते अपन। पहला क्या है, जलमंडल वाला, यानी जहाँ पर महाद्वीप होते हैं, स्थलीय भाग को महाद्वीप और जलाशय वाले को महासागर बोलते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ बोला है कि क्या सभी स्थलीय भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। जो कि ऑस्ट्रेलिया को देख लो, बिल्कुल अलग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो समुद्री जल का तल सभी जगह एक समान होता है। जो समुद्र का जल होता है ना, यहाँ पर देखो, समुद्र का जल एक जगह, सब जगह पर समान होता है। तो जब स्थल की ऊंचाई को जब मापते हैं ना, तो अपन समुद्र तल से मापते हैं, और जैसे हमेशा शून्य माप, जैसे रेलवे स्टेशन में देखते हैं समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है। तो क्योंकि समुद्र का जल हमेशा एक लेवल पर रहता है। जैसे हम थाली में अपन जल को भर देते हैं तो एक लेवल हो जाता है उसमें। तो पूरी पृथ्वी पर जल हैगा, तो फैला हुआ है, तो उसको एक उसका लेवल समान है, स्तर उसका समान आएगा, ठीक है। तो इसलिए उसको शून्य कंसिडर किया जाता है। उस प्रशांत महासागर हो जाता है, अटलांटिक महासागर हो जाता है। ये प्रशांत महासागर यहाँ से लगाकर, क्योंकि पृथ्वी अपनी गोल हैगी, तो इस साइड में भी साइड, दोनों साइड मिल जाता है। ऐसे अपना उत्तरी अमेरिका है, देखो पहले महाद्वीप देख लो, कितने महाद्वीप होते हैं। सबसे बड़ा एशिया होता है, एशिया के बाद अफ्रीका हो जाता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका हो जाता है।
अंटार्कटिका हो जाता है, यूरोप हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। अपने 7 महाद्वीप हो जाते हैं। तो यदि महासागर के बारे में बात की जाती है तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर हो जाता है, तो ये दक्षिणी महासागर हो जाता है। ऊपर आर्कटिक महासागर हो जाता है। तो इस टाइप से 5 महासागर हो जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर होती है। और विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा प्रशांत महासागर में मिलता है? इसका नाम मैरियाना गर्त है, मैरियाना ट्रेंच बोलते हैं। 11,022 मीटर इसकी गहराई है। तो अपन ने कल्पना भी की है क्या, ऐसा बोला गया है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी भी अधिक हो सकती है। यानी ऊंचाई कितनी 8,848, लेकिन गहराई कितनी है 11,022 मीटर। ठीक है, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन के लिए बात दी गई कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलोरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा। और जापान की जुंको ताबे विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। और बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर पहला कदम लिखा था। तीनों बात हो जाती हैं। यदि इंसान में बात की है तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे के बारे में बात करती है। महिलाओं के बारे में जुंको तोबई के बारे में आती है 1975 में। भारत की तरफ से आता है 23 मई 1984 में बछेंद्री पाल के बारे में आता है महिला। अब आता है महाद्वीप के बारे में। देखो, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप जैसे कि अपन ने देखा था, और ये विस्तृत जलधारी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे कि ये महाद्वीप कौन कौन से हो जाते हैं? सबसे देखा एशिया देखा था, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, ऊपर डायग्राम में दिखा है। और स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना 1/3 भाग एशिया महाद्वीप के पास है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऐसे ही जब अपन गोलार्ध वगैरह पढ़ रहे थे, ग्लोब पढ़ रहे थे, तो अपन देखा था ये जो पोर्शन होता है उत्तरी गोलार्ध होता है, ये होता है दक्षिणी होता है। इसमें भी ये वाला पोर्शन होता है, ऐसे ये पूर्व वाला ईस्ट होता है, इधर का वेस्ट होता है, यानी पूर्व होता है पश्चिम होता है, तो पूर्वी गोलार्ध हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल 1/3 भाग पाएगा। और यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में क्या आएगा? यूराल पर्वत आएगा। यहाँ पे एशिया का जो पश्चिम जल पोर्शन होता है, तो यहाँ पे यूराल पर्वत होता है जो कि यूरोप से अलग करता है। तो यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को अपन क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। यानी यूरोप प्लस एशिया दोनों के संयुक्त भाग को क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। अब आता है यूरोप। एशिया से बहुत छोटा है यूरोप। तो यह महाद्वीप एशिया के कहाँ पे? पश्चिम में स्थित है। और आर्कटिक वृत्त इसके ऊपर है। आर्कटिक वृत्त है ना, यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखते हैं तो इसकी स्थिति का अपन को पता लग जाता है। अफ्रीका को देखते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? दूसरा बड़ा महाद्वीप किसके बाद में? एशिया के बाद में। ये विषुवत वृत्त है ना, जब अपन पिछला क्लास में पढ़ा है 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर पाएंगे कि ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा है ना। कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तर, विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। ये तीनों रेखा यहाँ से होकर गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और गर्म रेगिस्तान भी है, जो कि कहाँ पे? अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसमें देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी, जो कि अफ्रीका से होकर के गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये किन किन भागों से इसको देखेंगे। देखो, उत्तरी अमेरिका है ना, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे अपन क्या कहते हैं? पनामा जल संधि। जैसे कि उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, एक छोटी सी जल संधि है। ठीक है, स्थल संधि, इसका नाम क्या हो गया? पनामा स्थल संधि है। देखो, स्थल संधि सीधा सा डेफिनेशन आसान है कि स्थल का एक सकरा सा भाग होता है। स्थल का एक सकरा सा भाग होता है जो कि 2 बड़े स्तरीय भाग है, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को छोटा सा पोर्शन है पनामा, जो कि एक दूसरे से जुड़ रहा है। उसको तो क्या बोलेंगे? स्थल संधि बोलेंगे। जल संधि क्या होगा? जो कि भाई 2 बड़े बड़े पोर्शन, जैसे कि अरब सागर हो गया और बंगाल की खाड़ी,
इन दोनों को पाक जल संधि है ना, जो कि इन दोनों को जोड़ती है। यानी जल संधि पानी का सकरा सा भाग होता है जो दो बड़े जलराशि जैसे समुद्र हो गया, महासागर, इन दोनों को जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं अपन, जल संधि कहते हैं। भारत श्रीलंका के बीच की जल संधि का नाम क्या है, PALK, पाक जल संधि है। ठीक है, तो यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध हो गया और उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब दक्षिणी अमेरिका पे आ जाओ। इसका अधिकांश भाग किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में है। इसकी पूर्व में पश्चिम में दो महासागर रहेंगे। पूर्व में कौन सा हो जाएगा, इस साइड में कौन सा महासागर हो जाता है, अटलांटिक हो जाता है। इसमें कौन सा आता है, प्रशांत महासागर हो जाता है। और विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला यानी यहाँ से लगा करके ये कौन सी, एंडीज पर्वतमाला इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। और सबसे बड़ी नदी कहाँ पे, अमेजन दक्षिण अमेरिका में आती है। और सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ पे, अफ्रीका में आती है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि विश्व पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे क्या द्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं। यानी कोई भी यदि स्थलखंड है, स्थलखंड चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, उसको द्वीप कहते हैं। तो ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो चारों तरफ से द्वीप से घिरा हुआ है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं। अंटार्कटिका पाया जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जैसे ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है यहाँ पर। ठीक है, और ऐसे ही क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका तो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव है ना, इस महाद्वीप के कहाँ पे, मध्य में आता है। क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव जो ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी प्रकार की कोई स्थायी मानव बर्फ इतनी रहती है और कुछ है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए मानव का जीवन संभव नहीं वहाँ पे। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पे आएंगे, है ना। भारत के भी शोध केंद्र स्थान है, जैसे कि मैत्री और भारती यहाँ पे अपने शोध केंद्र स्थित हैं। अब आता है भूमंडल के बाद में जलमंडल आता है। देखो अभी अपन ने देखा कि 71% पृथ्वी पे, 29% स्थलमंडल, 71% पे क्या है अपना जलमंडल हो गया। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि पानी भरा है। 71% भाई पानी भरा है और पानी नीला दिखाई देता है, इसलिए नीला ग्रह कहते हैं। 71% भाग पर क्या आएगा, इसमें पानी भरा हुआ है। 29% पे स्थल भाग आएगा। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं, जैसे कि अपन बात करें महासागर, नदियाँ, झील, हिमनदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प, ये सब इसमें शामिल होते हैं। पृथ्वी पर 97% जल होता है वो महासागरों में पाया जाता है। और महासागरों में जल होता है बहुत ज़्यादा खारा होता है, जो कि अपने उपयोग के काम ही नहीं होता है। ठीक है, और कितना 2.5% जो जल होता है वो खारा नहीं होता है, अलवड़ी जल होता है। लवड़ मतलब होता है खारा पानी, तो लवड़ी जल 97.5% और 2.5% जो बचता है वो अलवड़ी जल होता है। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं अपन। मानव के उपयोग में जो खारा पानी उपयोग में आता ही नहीं है, तो शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिमनदियों, भूमिगत जल के रूप में मिलता है। जल का बहुत कम भाग अलवड़ जल के रूप में पाया जाता है, क्योंकि इसे ही मनुष्य इस्तेमाल करता है। अलवड़ जल होता है ना, उसे ही मनुष्य इस्तेमाल करता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। अब अभी अपन जलमंडल पढ़ रहे, जैसे कि स्थलमंडल पढ़ा था, तो स्थलमंडल का सबसे बड़ा पोर्शन क्या होता है, महाद्वीप होता है। इसी टाइप से जलमंडल का सबसे बड़ा पोर्शन क्या होता है, महासागर होता है। तो महासागर जलमंडल का सबसे बड़ा भाग होता है, मुख्य भाग होता है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तरंग हो गए, ज्वार भाटा हो गए, महासागरीय धारा हो गई, ये महासागरीय जल की मुख्य 3 गतियाँ होती हैं। यहाँ पर महासागरीय जल हमेशा कैसा गतिशील होती है, गतिशील रहता है। तरंग हो गई, ज्वार भाटा, महासागरीय धारा होती हैं, ये महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ होती हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर 5 प्रकार के महासागर हैं। जैसे 7 प्रकार के महाद्वीप थे, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 7 महाद्वीप हो जाते हैं। इस टाइप से 5 महासागर हो जाते हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। अब देखते हैं अपन किसको, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर होता है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। जैसे कि एशिया महाद्वीप था ना, पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ था, इसी टाइप से जो प्रशांत महासागर है वो भी पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है।
और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो मेरियाना गर्त है ना, जैसे प्रशांत महासागर में 11,022 मीटर पे, और जैसे कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर होता है। तो प्रशांत महासागर लगभग कैसा है, वृत्ताकार है। जैसे कि अपन इधर में जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका होता है, जिसमें जापान वगैरह, फिलीपींस वगैरह है ना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब आ जाते हैं, तो एक वृत्ताकार आकार बन जाता है इसका। तो इस यहाँ पे देख रहे हैं कि एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसके चारों ओर स्थित हैं, किसके, प्रशांत महासागर के। ठीक है, तो एक वृत्त का आकार बना लेता है। तो प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। इसमें जैसे कि डायग्राम आपने देखा था अभी, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। सबसे बड़ा कौन सा हो गया, प्रशांत महासागर हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, अटलांटिक महासागर। और यह कैसे, अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार में होता है। कैसा, एस अक्षर के आकार में होता है। इसके पश्चिम के किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका आएगा। इसका जो पश्चिमी किनारा होता है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया था अभी, ऐसे ये जो पश्चिमी किनारा है अटलांटिक महासागर हो जाता है। इसकी पश्चिमी किनारा पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इसकी पूर्व किनारे पे यूरोप होता है और अफ्रीका होता है। पश्चिमी किनारे पर उत्तरी में दक्षिणी अमेरिका हो जाता है, पूर्वी किनारे पर यूरोप में अफ्रीका हो जाता है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत ही दंतुरित है। जैसे देख रहे हैं अपन, इसकी जो तटरेखा है बहुत ही दांत की जो आकार की है। ठीक है, यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय और पत्थरों के लिए आदर्श स्थिति है। जैसे जहाज वगैरह होते हैं ना, है ना, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब जहाज वगैरह जहाँ पर रुकते हैं तो व्यापार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए व्यस्त महासागर होता है। अब हिंद महासागर पाते हैं, ऐसा ही हिंद महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, भारत के नाम पर पड़ा है, हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। यह महासागर लगभग कैसा आकार है, त्रिभुजाकार है। देखो, अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी, ऐसा आकार की। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी, वृत्ताकार रहेगी। ठीक है, हिंद महासागर की आकृति कैसी, त्रिभुजाकार रहेगी। इस और हिंद महासागर के उत्तर में क्या है, एशिया हो गया, पश्चिम में अफ्रीका हो गया, और पूर्व में कौन सा, ऑस्ट्रेलिया होता है। अब दक्षिणी महासागर पा जाओ, ये अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर हैगा, और अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। 66.5 डिग्री दक्षिणी जो अंटार्कटिका वृत्त आता है ना। और अब आता है आर्कटिक महासागर, जो ऊपर की तरफ आता है ना। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव है ना, उत्तर ध्रुव में स्थित है। उत्तर ध्रुव जो वृत्त है ना, 66.5 डिग्री से ऊपर वाला पोर्शन, यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। तो यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे अपन बेरिंग जल संधि कहते हैं। प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को कौन जोड़ता है, बेरिंग जल संधि, है ना। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से ये घिरा हुआ है। अब तीसरे पे आता है वायुमंडल। देखो, एक शॉर्टकट हैगा, मतलब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैगा। जैसे अपनी पृथ्वी होती है, ये अपन यहाँ पर रहते हैं, इससे ऊपर जाते हैं अपन, क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद समताप मंडल आता है, उसके बाद मध्य मंडल आता है, आयन मंडल आता है, और बहिर्मंडल आ जाता है। ठीक है, ये क्षोभ मंडल होता है, यहाँ तक तो आंधी तूफान ये सब चलते रहते हैं। इसके बाद मौसम साफ हो जाता है, यहाँ पे अपने ये हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं। समताप मंडल होता है, यहाँ पे आयन मंडल होता है। ठीक है, आयन मंडल होता है जो कि ओजोन परत आती है, तो क्या करती है, ये जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणों को उनको वापस कर देती है। ठीक है, और यहाँ पर आयन मंडल पर जाते हैं अपन, तो टेलीकॉम के लिए जो सैटेलाइट वगैरह वो लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, और अपने सिग्नलों को वो पृथ्वी पर भेजते हैं, अपन कम्युनिकेशन कर पाते हैं उनके माध्यम से। अब आता है वायुमंडल पे। हमारी पृथ्वी चारों ओर से किसी गैस की परतों से घिरी हुई है, जिसे अपन वायुमंडल कह रहे हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग होता है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है, जैसे कि अपन बोल रहा हूँ समताप मंडल में आयन मंडल जो। ठीक है, तो वायुमंडल 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। कितना, 1600 किलोमीटर की है। और वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य आधारों पर 5 प्रकार से बांट सकते हैं। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए, जैसे कि क्षोभ मंडल सबसे नीचे आता है, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ऐसे हो जाता है। और वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है, जो कि साफ और शुष्क हवा का 99% भाग होती है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन कितनी 78% होती है, ऑक्सीजन कितनी 21% होती है ना। सबसे ज़्यादा परसेंट कौन सी होंगी, 78% और 21%। कौन सी गैस हो जाती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 99% हो जाती हैं। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आर्गन हो गई, इनकी मात्रा भी 1% के करीब हो जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारी गैस होती है 1% में आती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत जरूरी गैस होती है, और जबकि नाइट्रोजन होती है प्राणियों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी होती है।
और कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे क्या है पृथ्वी गर्म रहती है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, लेकिन क्या है कि जो पृथ्वी होती है ना, या सूर्य से जो ऊष्मा आ रही है उसको वापस रिफ्लेक्ट करती है वो, तो उसको क्या करती है वो ऑब्जर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो जिससे क्या का माहौल, पृथ्वी का माहौल गर्म बना रहता है। ये पौधों की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी होती है। इसी को अपन क्या कर रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग क्या बोलते हैं इसको अपन, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो ऊंचाई के साथ वायुमंडल में घनत्व में भिन्नता आती है। जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती जाती है। यह घनत्व समुद्री तल पर तो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तेजी से यह घनत्व भी कम होता जाता है। जैसे कि पहाड़ों पर पर्वतारोही होते हैं ना, हवा के घनत्व में कमी होने के कारण ही सांस लेने में कठिनाई होती है, और ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेना पड़ता है। और शुद्ध ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों, भाई वहाँ पे जाते हैं तो घनत्व में कमी आती जाती है, तो सांस में प्रॉब्लम आती है सांस लेने में। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। ठीक है, एक किलोमीटर पे 6 डिग्री के समथिंग जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। जो दबाव होता है, वायुमंडल का दाब होता है, कुछ क्षेत्रों में अधिक दाब महसूस करते हैं, जब कुछ क्षेत्रों में वायु दाब कम होता है। वायु का जो उच्च दाब होता है, वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को हमेशा क्या कहते हैं, अपन पवन कहते हैं। इस अभी अपन क्या देखे, स्थलमंडल, भूमंडल देख लिया, जलमंडल, वायुमंडल। अब तीनों का जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं, जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल क्या होता है, देखो स्थल हो गया, जल हो गया, हवा हो गया, है ना, इन तीनों के बीच का जो एक सीमित भाग है ना, उसको ये कहते हैं बस। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीव हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इनसे लेकर के बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, जैसे जंतु जगत और पादप जगत। ठीक है, पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि लकड़ी और खेती के लिए वनों को काटा जाए, इससे क्या होगा, ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी आई थी, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो कुछ भाग पानी में डूब गया था। झील और नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जो जल है मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहा है। यह जल एक दूसरे के जो जीव होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। उद्योग वगैरह हो जाते हैं, तापीय विद्युत संयंत्र हो जाता है, गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक होता है वायु, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसी भूमंडलीय तापन, है ना, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग की आवश्यकता है। इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म हो जाता है।